हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। बहुत बढ़िया। आज हम बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक मतलब जो हमारा 12वां चैप्टर एनसीईआरटी से है, वृत्त संबंधित क्षेत्रफल, उसका दूसरा टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। और ये वृत्त संबंधित क्षेत्रफल का ये दूसरा लेक्चर आपके सामने डिस्कस हो रहा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल टच हम लोग दे रहे हैं। फाइनल टच मतलब आपको पता है, बोर्ड की तैयारी के लिहाज से इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है उन सब का पोस्टमार्टम कर रहे हैं ना। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं दूसरा टॉपिक, जो इस वृत्तखंड, इस चैप्टर का जो दूसरा टॉपिक और इंपॉर्टेंट बनता है, वृत्त का। ठीक है, वृत्तखंड है ना, वृत्तखंड आपके पास में। ओके, अंग्रेजी में इसको कहते हैं सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। क्या कहते हैं? सेगमेंट, ठीक है, ऑफ सर्कल आपके पास। ठीक है, सेगमेंट ऑफ सर्कल। ठीक है जी। तो सेगमेंट ऑफ सर्कल को लेकर के बातचीत आप, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के बिल्कुल मतलब बोर्ड की परीक्षा के बिल्कुल नजदीक हो, तो ये चैप्टर आपने, मुझे पूरी उम्मीद है उन बच्चों पर जो सीरियसली बोर्ड परीक्षा को ले रहे हैं, उन्होंने ये टॉपिक पढ़ लिया होगा। तो आज इसमें हम लोग इस टॉपिक को ज्यादा गहराई से डिस्कस ना करके इस टॉपिक से आने वाले सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा तो आपको कनेक्शन जोड़ना ही पड़ेगा कि वृत्तखंड होता क्या है। देखिए, अगर मेरे पास में कोई वृत्त है, मैं एक बार बता के चलता हूँ, फॉर्मूले बता देता हूँ, उसके बाद मैं सीधा आपको क्वेश्चंस की तरफ लेके जाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास में ये वृत्त है और वृत्त में कोई जीवा हम कहीं भी ले लें, जीवा आप जानते हो ना, ये ए बी कोई जीवा है। इस वृत्त का केंद्र हमारे पास में ये ओ है, तो ये जीवा इस वृत्त के दो खंड करती है। जैसे चाकू से हम एक किसी भी फल को या तरबूज को काट दें, मान सपोज करो यहां से काट दिया, तो एक हिस्सा ऊपर वाला, एक हिस्सा नीचे वाला। तो वही बातचीत हो रही है कि एक वृत्त के दो खंड किए जा रहे हैं, और एक खंड तो है लघु, जो कि नीचे की तरफ दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा। एक खंड है ऊपर, जो बड़े वाला हिस्सा है, वो दीर्घ है आपके पास में। तो जो वृत्तखंड है आपके पास में, वो दो टाइप के होते हैं, सीधी सी बात है। एक होता है लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, ठीक है। और एक आपके पास में होता है दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। अब करना क्या है, इन दोनों के हम लोगों को क्षेत्रफल पढ़ने हैं। इन दोनों के हमें क्षेत्रफल पढ़ने हैं। और अमूमन अगर कभी कभी आपको केवल वृत्तखंड की बात होती है, क्या कहे वो, केवल वृत्तखंड की बात करें, केवल वृत्तखंड की, तो अगर वृत्तखंड शब्द इस्तेमाल होता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो लघु वृत्तखंड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? लघु वृत्तखंड की बात कर रहा है ना आपके पास में। ओके, तो इनके फॉर्मूले क्या रहते हैं, जरा एक बार इन पर नजर डाल लेते हैं। और लघु और दीर्घ, अच्छा एक बात और सुने, लघु और दीर्घ वृत्तखंड को पहचानने का एक तरीका और हो सकता है। वैसे इतनी पहचान भी बहुत थी, लेकिन चले जब हम पढ़ा रहे हैं तो बताते चलें। मेरे पास में, कि अगर सपोज कर लो हमारे पास में ये वृत्त का केंद्र, तो ये क्या होगा? व्यास होगा, नहीं होगा? अगर मैं, अच्छा व्यास भी तो एक जीवा ही होती है। जो बच्चे ठीक ठाक पकड़ रखते हैं ज्यामिति में, उनको पता है कि व्यास भी वृत्त की एक जीवा होती है, लेकिन खास बात यह है कि वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो अब ये क्या कर रहा है हमारे पास, ये व्यास इसे दो खंडों में तोड़ रहा है। इसमें लघु और दीर्घ तो नहीं होगा, इसको हम केवल अर्धवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धवृत्त, ठीक है। अगर आपके पास में कोई भी खंड अर्धवृत्त से बड़ा है, जैसे इस वाले में दिख रहा है, ऊपर वाला हिस्सा, अर्धवृत्त तो तब बनता जब हम लोग इसको डैश डैश डैश, ये वाला अर्धवृत्त है, ये वाला अर्धवृत्त है नीचे वाला। तो अगर कोई हिस्सा अर्धवृत्त से बड़ा है तो वो दीर्घवृत्त खंड है। अगर कोई हिस्सा अर्धवृत्त से छोटा है तो वो लघु वृत्तखंड है। इसमें ज्यादा सोचने वाली ज्यादा बात नहीं है, ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालते कैसे, अमूमन उसी पे बात करते हैं। तो बहुत आसानी से, क्योंकि हम लोग एक कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ के आए हैं, है ना। और वो कॉन्सेप्ट रहा था, हमने जब पढ़ाया था आपको पिछले वाली लेक्चर के अंदर, वीडियो के अंदर, कि त्रिज्य खंड है ना आपके पास में। अगर मैं इसको इससे मिला लूँ, इसको इससे मिला लूँ, तो आप क्या देख पा रहे हैं जो मैं देख पा रहा हूं? और इस पॉइंट को मैं यहां पे सी बोल देता हूं। तो आप अगर ध्यान दें कि ओ ए सी बी, ये जो आपके पास में जहां जहां मेरी चौक चल रही है, दिख रहा है ना बेटा, ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा त्रिज्य खंड था, नहीं था?
अब हमें क्षेत्रफल निकालना इस वृत्तखंड का, जिसको मैं थोड़ा सा शेडो जिसमें बना रहा हूं, जो कि अलग आकृति आपको दिखाई दे रही है। दिख रहा है? देख लें जरा, कैमरे की सेटिंग एक बार चेक कर लें, जरूरी है, लंबी वीडियो रहेगी आज। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मेरे को क्या करना है बेटा, मेरे को ये करना है कि इस जो ये बीच वाला हिस्सा है, यानी कि जो इसमें हमने ये टेढ़ी लाइंस बनाई है, ये एक वृत्तखंड है। और ये कैसा है? इसको कहेंगे हम लघु वृत्तखंड। क्या कहेंगे हम? लघु वृत्तखंड। ठीक है ना? लघु वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो सीधी सीधी बात है, जो बच्चे अच्छे समझदार हो जानते हैं कि अगर मैं त्रिज्य खंड का, त्रिज्य खंड किसका? त्रिज्य खंड OACB, त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड OACB का अगर क्षेत्रफल निकालूं, का क्षेत्रफल निकाल लूं मैं, का क्षेत्रफल निकाल लूं मैं, और उसमें से मैं त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल घटा दूं, AOB का, ये जो ऊपर वाला AOB है, ये तो एंगल थीटा होगा हमारे पास में, इसकी बात जिक्र अभी क्वेश्चंस के अंदर करेंगे। OAB का क्षेत्रफल अगर मैं घटा दूं, नीचे वाला निकल आएगा नहीं निकल आएगा? सोच के देख लो, सोच के देख लो, का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। तो बेसिकली लघु वृत्तखंड ज्ञात करने का फॉर्मूला जो है आपके पास में, वो ये है जो मैंने आपके सामने लिखा, इसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। बड़े बड़े क्वेश्चंस के अंदर यही चीज ध्यान रखनी है। कहने की बात यह है कि ये अपना कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं रख रहा है, केवल एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला फॉर्मूला जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं आपके पास में, वो आपको पता होना चाहिए। जो सबसे जरूरी फॉर्मूला रहता है आपके पास में, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला रहता है, होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये एक फॉर्मूला रहता है जिसका बहुत अच्छे से हम इस्तेमाल करेंगे। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल तो इस फॉर्मूले से निकल आएगा, और त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर, और आपको पता भी है फॉर्मूला इसका लिखवाया गया था। तो इसको अच्छे से आप लोग इसको थोड़ा सा इसको याद कर लें, और तो आगे बढ़ते हैं। चलो अब मैं सवालों की तरफ आगे बढ़ूंगा। चलो थोड़ा रिपीट कर लें कि त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना, वो कितना होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो हमने अभी पढ़ा था। अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा अपॉन 360 याद कर लो भाई, इंटू पाई आर स्क्वायर, जहां पर आर इसकी त्रिज्या रहेगी, वृत्त की, आर वृत्त की त्रिज्या रहेगी। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था आपके पास में। और एक चीज और पढ़ी थी हमने, संगत चाप की लंबाई अगर निकालनी पड़े, संगत चाप की लंबाई मतलब जो ACB जो चाप है इसकी लंबाई निकालनी पड़े, उसको हम L कहते थे, और वो बराबर होता था थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर इकाई। ठीक है मेरे भाई? तो ये रहा आपका, कल वाले ही फॉर्मूले हैं, कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं आया है। तो अभी जब मैं क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा, एक बढ़िया दमदार क्वेश्चन है जो कि कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो उसके हिसाब से आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी अभी। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, और ठीक ठाक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या कहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। दिख रहा है आपको कि एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है भैया? 21 सेंटीमीटर, तथा एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण जो है वो 60 डिग्री है। ओके, तो हमें ज्ञात करना है तीन चीजें, चाप की लंबाई, चाप द्वारा बने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और चाप की जीवा द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब अगर आप ध्यान दें, मेरे भाई आप ध्यान दें इस चीज को ध्यान से, पहले दो जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन एंड द सेकंड क्वेश्चन, ये तो पहली ही वीडियो से संबंधित सवाल है जो कि हमने पहले अपलोड की थी, कि चाप की लंबाई ज्ञात करना भी आपको बताया था, ठीक है ना, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी बताया था। तो अब हमें नीचे वाला पोर्शन करना है, लेकिन मजे की बात यह है कि इस सेकंड पार्ट के बिना ये हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बारी बारी से को सॉल्व करते हैं। तो सपोज कर लो कि मैं एक वृत्त बना लेता हूं, है ना, थोड़ा सा ठीक ठाक वृत्त बनाओ, ऐसा ना बनाओ, ठीक है। आपके पास में एक वृत्त बना लेते हैं हम, और ये वृत्त है मेरा, ठीक है, जिसकी त्रिज्या जो है वो कितनी है मेरे भाई?
ये है ना 21 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या हो गई ये वाली 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर cm, है ना। और एक चाप है हमारे पास, इस तरीके से होगा चाप, कहने की बात ये वाला चाप होगा, ठीक। और ये हमारे पास O है, ये कह रहा है कि चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, इस चाप द्वारा, इस चाप का नाम A कह लो, यहाँ कहीं पॉइंट बीच में कुछ कह लेंगे, ये B कह लिया और बीच में कोई C कह लिया, तो ACB द्वारा बना जो कोण है वो कितना कोण है, वो 60 डिग्री का उन्होंने कोण दिया है मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं चाप की लंबाई निकालता हूं। तो फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर रहा हूं चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई को लेकर के फॉर्मूला मुझे याद है, चाप की लंबाई, है ना, चाप की लंबाई, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, दैट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। मैं आपको एक बात बहुत ध्यान से सुनना, मेरी बात को एक बात मैं बहुत ध्यान से बताना चाहता हूं कि कुछ सवाल इसमें बहुविकल्पीय सवाल पूछे जाते हैं। वो जो 20 क्वेश्चंस आपके आने हैं बहुविकल्पीय सवाल, उसको अगर इस चैप्टर से जो बहुविकल्पीय सवाल बनता है, अगर मैं कहूं वो सूत्र का बनता है, आपको अगर सारे सूत्र अच्छे से याद हैं, त्रिज्य खंड का, वृत्त खंड का, चाप की लंबाई का, तो अमूमन 1 नंबर का सवाल वो हमेशा देखने को मिलता है, या तो इसका सूत्र पूछ लेगा या फिर इस r की जगह कुछ दे देगा कि उसकी त्रिज्या p है, तो यहाँ पे 2πp आ जाएगा, है ना। तो वो तो आप इतनी समझ ही सकते हो चीजें, तो ये रहेगा। तो इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम चीजें सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, तो आ जाएगा 60/360 गुणे 2 की वैल्यू 22/7 बढ़ लो, इंटू r की वैल्यू 21 है। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 6 बार कटेगा, क्योंकि 60 छिक्के 360 होता है, और मेरे भाई ये कट जाएगा 3 बार, और 3 सतह होता है 21, और 7 से कटा 7। तो कहने की बात ये हुआ केवल 22 सेंटीमीटर जो है चाप की लंबाई आपकी आ जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा हो गया, मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया है। अब अगर आगे की तरफ बढ़ा जाए मेरे भाई, बहुत आसान चीज है, हम पढ़ते हैं, बात करते हैं, इसको मैं रफ करूंगा क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है। अब मैं सेकंड पार्ट को सॉल्व करूंगा, इसको नोट करना कर लो, या फिर अपने आप भी कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। अब मैं क्या करूंगा, ये वाला निकालूंगा, चाप द्वारा, सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं कि चाप द्वारा बने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का, ठीक है नहीं, ये अंकी बिंदी है, का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या रहेगा मेरे भाई, फॉर्मूला रहेगा थीटा अपॉन 360 इंटू πr स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो आई थिंक क्या मिलेगा मेरे को मिलेगा कितना, 60 है ना थीटा, तो क्योंकि थीटा इज गिवन 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 21 गुणे 21। ओके, इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो वही बात है कि ये 6 बार कट जाएगा आपका, और फिर काटेंगे 2 से काट ले 11 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और 3 सतह हो जाएगा 21, 7 से कटेगा 7, है ना आपके पास में। तो ये जो आएगा कैलकुलेट होकर के बचा कितना हमारे पास, सब कुछ तो हमने काट दिया, नहीं हमारे पास बचा 11, और 11 गुणे 21 बचा, 11 गुणे 21 कितना, 11 एकम 11 का 1 हासिल लगा 1, 11 ये दूनी 22 और 1 23। तो ये कहेंगे कि 223 वर्ग सेंटीमीटर जो है बेटा, वो हमारा जो त्रिज्य खंड है, कौन सा त्रिज्य खंड बनेगा, ये वाला पूरा त्रिज्य खंड बन जाएगा, इसका क्षेत्रफल है। तो आई थिंक द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग किसकी तरफ, अब हम लोग बढ़ते हैं, हमें निकालना चाप की जीवा। चाप की जीवा कौन सी है, इस चाप की जीवा ये बनेगी, अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं तो जीवा द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो जीवा द्वारा बना वृत्तखंड ये है मेरा, इसका क्षेत्रफल मुझे बताना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो निकाल ही रखा, उसमें से त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकाल दोगे आप। तो मतलब क्या है, आप एक बार लिख के दिखा देगा, थर्ड पार्ट को करना चाहते हैं तो आप इसे लिख के दिखा दें क्या, कि चाप की जीवा द्वारा, पूरा लिख दें उसकी बात मान लें, चाप की जीवा द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का मतलब मैंने पहले ही कहा था कि वृत्तखंड अगर केवल इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब लघु वृत्तखंड की बात है, इससे ज्यादा कोई और बात नहीं है।
तो का क्षेत्रफल जो रहेगा उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, का क्षेत्रफल वो रहेगा आपके पास में त्रिज्या खंड चाप द्वारा बने, ऐसा पूरा लिख लें, चाप द्वारा बने त्रिज्या खंड, ठीक है, का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, ठीक है मेरे भाई। तो दिस इज द फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला है, ये हमने एक जो है एक गाइडलाइन, एक योजना तैयार कर ली, जिसकी इस योजना के तहत हम लोग काम करेंगे। अब इस योजना का पहला स्टेप हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं कि चाप द्वारा बने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाल चुके हैं, जो कि हमें 231 निकाला है हमने। बस हम लोगों का काम इतना है कि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकाल देंगे। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकालने के बाद में इसमें से त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा बड़े आसानी से। अब सारा जो खेल है बेटा वो इसी के अंदर का है कि हम लोग इस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पोर्शन को जो है मैं थोड़ा सा जगह इसमें से खाली करना चाहता हूं, ताकि मैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से और ढंग से आपको समझा सकूं। तो मेरे को अब समझ में आ रहा है कि ये निकालना है, तो मैं इस क्वेश्चन को कि ये कुछ पार्ट्स में रफ कर रहा हूं, यानी कि ये मैं रफ कर दे रहा हूं। आप लोग इसको पहले ही मेरे रफ करने से स्क्रीनशॉट ले करके या जो भी है आप इसको थोड़ा साइड में लिख लो कि जो हमारे पास में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल था उसको कोने में लिख रहा 231 वर्ग सेंटीमीटर था, इसका मैं इस्तेमाल करूंगा अभी। ये किसका क्षेत्रफल था, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो अब ध्यान दें, बस यही चीज थोड़ी समझने लायक है। अब ध्यान दें, सवाल मैंने लिखा है जानबूझ के। मुझे त्रिभुज जो OAB है, ध्यान दीजिए, ये त्रिभुज OAB है। त्रिभुज क्या है, OAB है। एक काम कर लेते हैं ना, अब इसे भी हटा लेते हैं ना क्वेश्चन को भी, ताकि ऊपर तक का काम कवर हो जाए, क्योंकि काम इसमें थोड़ा समझाने लायक है मेरे भाई। और जिन बच्चों ने पहले कर रखा वो समझ भी जल्दी जाएंगे और पेपर में भी इस सवाल को आसानी से कराएंगे। तो मैं यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ त्रिभुज OAB को उठा ले रहा हूँ यहाँ पे, OAB को। ये O है, ये A है, और बेटा मेरा ये B है, और ये एंगल हमें दिया है 60 डिग्री। कितना दिया है, 60 डिग्री। तो अगर मैं एक काम कर लूं, इस कोण का अर्धक करते हुए एक लाइन नीचे की तरफ खींचूं, ठीक है ना, तो क्या होगा मेरे भाई, ये एंगल 30 डिग्री का बनेगा और ये भी एंगल 30 डिग्री का बनेगा, नहीं बनेगा क्या, हाँ। और इस पॉइंट को हम बोल लेते हैं M। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं त्रिभुज, देखो अगर मैं थोड़ा सा योजना और तैयार करूं, त्रिभुज अगर मैं AOB का क्षेत्रफल निकालूंगा, ठीक है ना, आपके पास में, तो दैट इज इक्वल टू 1/2 आधार का काम करेगा AB, और ऊंचाई का काम करेगा OM, ठीक है। तो कोई भी ट्रिक या कोई भी टेक्निक, कोई भी विधि लगा करके मेरे को दो चीजें अमूमन चाहिए ही चाहिए। एक तो मेरे को AB चाहिए, एक OA चाहिए, OM चाहिए, ठीक है। AB कितना होगा, यानी कि जीवा की लंबाई कितनी होगी वो हमें निकालनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद में OM कितना है वो हमें निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग बहुत आसानी से, क्योंकि इस चैप्टर को हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री करने के बाद, अब त्रिकोणमिति का प्रयोग हम लोग इसमें बढ़िया से करेंगे। देखिए अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना, अब बस एक ही त्रिभुज से काम चल जाएगा, इसको हटा लो यहां से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर केवल इस त्रिभुज की बात करूं तो मेरे बेटे बहुत सारे बच्चे जानते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री कोण है, और इस 90 के सामने की भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्ण। और अगर देखा जाए ये जो कर्ण है हमारा, ये कितना 21 सेंटीमीटर, तो इसको हम 21 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे पास में। अगर ये 21 सेंटीमीटर तो आसानी से, अब हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को ये चाहिए, ये क्या होगा, कोई बता सकता है, ये आधार होगा। क्यों आधार होगा बताओ, क्योंकि इस कोण के सामने, इस कोण की बात करें तो इसके सामने का लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब। ये लंब है, AM तो लंब है, और OM जो है वो आधार है। तो आप सबसे पहले कोई भी एक लगा, जैसे मैं लगा रहा हूं त्रिभुज OA, ऐसा कर लो, त्रिभुज AOM में अगर मैं साइन थीटा प्रयोग करूंगा, थीटा का मान है 30 डिग्री प्रयोग करूंगा, तो साइन होता है कितना, लंब बटे कर्ण। कितना होता है, साइन का मान क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ये चीज तो आपने पढ़ी थी ना।
तो साइन 30 बराबर लंब कितना आ जाएगा, AM आ जाएगा मेरे भाई, AM आ जाएगा, अपॉन कर्ण कितना आ जाएगा, वो है आपका OA। ठीक है, इसकी वैल्यू साइन 30 की वैल्यू का टेबल से देखी जाए, जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल होती है उसमें 1/2 हमें टेबल मिलती है, ये मिलता है। और AM जो है आपके पास में वो आ जाएगा, OA जो है वो 21 है। या फाइनली अगर मैं बात करूं कि जो AM रहेगा दैट इज इक्वल टू 21/2 रहेगा सेंटीमीटर में। ओके, और एक बात और ध्यान दे लो, बहुत आसानी से ध्यान दे लो, जो AB रहेगा आपका, क्या रहेगा, AB जो रहेगा बेटा, ये वाला AB पूरा का पूरा, ये OM का डबल ही तो होगा, जितनी ये है उतनी, क्योंकि ये जब 30 है ये भी 30 है, तो उसके सामने की भुजा इसके सामने की भुजा बराबर होंगी। तो बेसिक सी बात ये है कि हम लोग लिखेंगे 2 गुणे AM, यानी कि जो AB का मान निकल कर आएगा मेरे भाई, वो आ जाएगा 2 गुणे 21/2, और 2 से 2 कटेगा तो आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो मेरे भाई AB यानी कि जो आधार बनेगा वो आ जाएगी, जीवा की लंबाई आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। इतना ड्रामा इस वजह से करना पड़ रहा है क्योंकि हमें त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकालना है। अब मेरे भाई मुझे चाहिए क्या, सेम काम करेंगे हम लोग त्रिभुज इसी में AOM में। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, जब इस तरीके का सवाल आएगा, एक बार तो त्रिभुज के अंदर साइन लेना है, तो आपका आधार निकल आएगा, साइन लेने से आपका आधार निकल आएगा। और फिर हम कोस जब लेंगे कि cos 30 डिग्री बराबर जाएगा, कोस का फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर होता है, ट्रिग्नोमेट्री में अभी ताजा ताजा पड़ गया है, आधार बटे कर्ण। कितना, आधार बटे कर्ण। तो आधार मेरे बेटे कितना हो जाएगा, इसमें आधार बनेगा हमारा ये OM, और बटे कर्ण कितना बनेगा बेटा, कर्ण बनेगा हमारा OA ही है। और इसको अगर हम हल करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है √3/2 बराबर OM हमें निकालना है, और ये है हमारी 21। ठीक है जी। फाइनली इसको सही तरीके से और सही अच्छे से लिखा जाए तो OM की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी कितनी, 21√3/2 सेंटीमीटर। या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस अब आपके सामने दोनों चीजें हैं, अब निकालो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। इस सेंटेंस को समझ में आ रही है बात, एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैं पूरा ना लिख करके त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल ना लिख करके इतने टर्म लिख दूं तो काम चल जाएगा। बराबर होता है 1/2 आधार। व्हाट इज आधार, आधार हमने निकाला AB, आपको पता ही है, AB गुणे OM, और इसको अगर सॉल्व कर लें तो 1/2 आपके पास में AB हमारा कितना है मेरे भाई, 21 निकाला है, और OM निकाला हमने 21√3/2। ठीक है, अब कठिन काम ये रहा कि इसको आसानी से सॉल्व करना पड़ेगा। 21 का वर्ग होता है 441 √3/4। ठीक है, और अगर इसे दशमलव के कुछ हद तक इसको हल किया जाए मेरे भाई, इसकी वैल्यू होती है 1.732/4। अब मैं इसको काटना चाह रहा हूं, 4 × 4 4 × 4, और फिर आ गया आपके पास में ना चलने की 0, और फिर आ जाएगा 4 दूनी 8, थोड़ा नीचे लिख लें इसे काट के इधर की तरफ, 4 × 4 4 × 4, और ना चलने की 0, और फिर आ जाएगा 25, है ना। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं, इसको डायग्राम को हटा दे रहा हूं मैं अब, ठीक है, आपके पास में हम ये कह सकते हैं आसानी से कि जो मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB है इज इक्वल आ जाएगा 110.25 गुणे 1.732, है ना। तो इनकी आप अगर गुणा करोगे, तो मैं कर चुका हूं, आप इसकी सिर्फ गुणा तो कर ही सकते हो ना। 110.25 गुणे 1.732 की जब आप गुणा करोगे तो मैं अपनी डायरी से कर सकता हूं, क्योंकि भाई मैं तो मेहनत करने वाला आदमी, मैं तो करके लाया हूं, तभी आपके सामने चीजें प्रस्तुत करता हूं रिसर्च के आधार पर। वो आएगा आपके पास में 190, ठीक है ना, 190.35 ये कुछ और है, 35 ना करो, 95 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया आपका, ये हो गया। तो बस ये लिखाइए नीचे कि चाप द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। फिर ये आपने निकाला चाप द्वारा बने
वृत्त माने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, वो निकाला था 231, यहां लिखा था मिटा दिया, फिर 231 वर्ग सेंटीमीटर निकाला था। तो आप ये करेंगे 231 माइनस 190.95, और जब इसको घटाएंगे, क्या कोई ऐसा बच्चा है कक्षा 10 में जिसे घटाना तक ना आता हो? तो फिर चिंता का विषय है। तो आ जाएगा मेरे पास में 40 दशमलव घटा करके आ जाएगा मेरे भाई 0.5, 40.05 वर्ग सेंटीमीटर, और ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है मेरे भाई, ये आपका रहा फाइनल आंसर। ठीक, ओके, चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीके के सवाल है और ज्यादा कुछ खास नहीं है बेटा। नहीं, मिटाने से पहले मैं एक बात बतानी भूल गया, मैंने यहां से रफ भी कर दिया इसको। एक चीज मैं आपको बता दूं, एक शॉर्टकट और बता दूं मैं आपको। देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बहुत ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ी है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ा है, लेकिन एक बड़ा शॉर्टकट फॉर्मूला भी है इसका। इतना काम नहीं करना पड़ने का, एक फॉर्मूला याद करोगे सिर्फ। वो क्या फॉर्मूला होता है कि त्रिभुज अगर मेरे पास जैसे OAB है का मुझे क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ ऐसा करके लिख लें, थोड़ा कम जगह में आ जाएगा, है ना आपके पास में। जैसे मैं इसको रफ कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकालना है मुझे, पूरे का निकालना है मुझे। हमें नहीं मतलब है क्या क्या था, इतना पता है ये 21 थी और आपके पास में ये वाला एंगल 60 डिग्री था, इतना कंफर्म था सिर्फ। तो एक छोटा फॉर्मूला भी है 21 सेंटीमीटर, है ना। एक छोटा फॉर्मूला भी है कि एरिया ऑफ अगर ट्राइंगल AOB निकालना पड़े, AOB निकालना पड़े, तो मेरे बेटा वो होता है 1/2 r² साइन थीटा। अब कहो गुरुजी ये क्या बोला है, r² साइन थीटा, ये एक फॉर्मूला है जिससे आप डायरेक्टली सवाल कर सकते हो। जैसे इसमें देखो, अभी बताता हूं मैं आपको वर्क है। 1/2 r की वैल्यू 21 गुणे 21 और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू आप पूरी 60 डिग्री ले लेंगे यहाँ पे, और साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2। तो 21 का तो 441 √3/4, क्योंकि इसकी वैल्यू √3/2 होती है ना। नहीं समझे क्या? समझो, देखो 1/2 गुणे 441, तो इन दोनों की गुणा हो जाएगी गुणे √3/2, तो आ जाएगा 441 √3/4। अब चेक कर लो, यही तो था यहाँ पे। अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए, इसको हटाओ, ये देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहा था मैं अभी थोड़ी देर पहले। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये बड़ा शॉर्टकट तरीका है। ये फॉर्मूला आप याद कर लें अगर, तो आपका काम बहुत अच्छा आसानी से बन जाएगा। लेकिन अब मजेदार बात यह है, इस सूत्र से सवाल क्यों नहीं करवाते हम, एनसीईआरटी में से क्यों नहीं करवाए? लिमिटेशन इसकी है। देखो, आप लोगों को जो वैल्यूज पता है ना, जो साइन थीटा की जो वैल्यू पता है आपको, साइन 0 का मान पता है, साइन 30 का मान पता है, साइन 60 का मान पता, साइन 45 का मान पता है, साइन 60 का मान पता है, साइन 90 का मान पता है। और जैसे ही साइन 90 से आगे वैल्यू बढ़ती है, जैसे साइन 120 का, तो आपकी बैटरी डाउन, बैटरी आपका इतना बैकअप दे ही नहीं पाती, क्योंकि कोर्स में आपको केवल 90 तक के मानों की टेबल है। अगर साइन का इस थीटा का मान 190 से ज्यादा हो जाए, खाली ये जो थीटा है हमारा, इट मींस ये वाला, अगर ये बड़ा हो जाए 90 से, तो बेटा फिर आप कर तो सकते हो, लेकिन क्लास 10th में नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उन कोणों का मान याद करने की टेक्निक अभी नहीं बताई गई है। बात समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूं? तो अगर आपको थीटा का मान 90 से कम है, तो आसानी से, मजे से, बिल्कुल ढोल नगाड़ों के साथ इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो पूरी इज्जत के साथ में, ठीक है ना। लेकिन अगर थीटा का मान आपका 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, सोच के देखना, तो आपको मान पता नहीं रहेंगे, तब समस्याएं आपके सामने आएंगी। और आई थिंक आपके कोर्स में सवाल भी ऐसे कम ही हैं जो जिसमें थीटा का मान 90 से ज्यादा है। तो अगर 90 से कम है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करके आप कर सकते हो, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, इसे कर सकते हो आप। तो ये बड़ा शॉर्टकट तरीका है, लेकिन लिमिटेशन हमने बता दी कि अगर आप लोगों को 90 से ज्यादा मिलेगा तो आप परेशान हो सकते हैं। बड़ी कक्षा के बच्चे परेशान नहीं होते, क्योंकि उनको तरीके पता होते हैं कैसे इनके मान निकाले जाते हैं। तो ये जो बात मैं बताना चाह रहा था क्वेश्चन में, वो भी मैंने बता दी। अब मैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। चलिए, अब आपके सामने एक सवाल हो रहा है बेटा, कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक जीवा AB के केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। AB वृत्त के केंद्र पर एक जीवा है AB,
समकोण आंतरिक गति दीर्घ और लघु, हाँ ठीक है, ओके। देखिए सवाल को समझाएंगे कराएंगे, पहले समझ ले जरा चित्र के माध्यम से। उसने कहा है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र कुछ भी मान लो O है और उसकी जीवा है हमारी AB, ये कोई जीवा AB है और ये जीवा AB जो सेंटर पे बेटा कोण बना रही है ना, ये वाला, ये 90 डिग्री बना रही है। कितना बना रही है? 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि जो जीवा है हमारी दो वृत्तखंड बना रही है। एक वृत्तखंड तो ये है जो कि लघु वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल निकालना, और इसको छोड़ करके एक ऊपर वाला पूरा पोर्शन है ये वाला जिसको हम दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, दोनों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो भाई एक स्टोरी सी तैयार करते हैं, एक योजना तैयार करते हैं। पहले हम लघु का निकाल लेते हैं। लघु वृत्तखंड का जब क्षेत्रफल ज्ञात आप कर लोगे आसानी से, तो बेटे क्या करोगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये क्षेत्रफल घटा देंगे तो दीर्घ का भी आ जाएगा। भाई समझ लो, मेरे पास में ये वृत्त है ये, और इसमें से ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये है ना। अगर इस पूरे का क्षेत्रफल सपोज कर लो 20 वर्ग सेंटीमीटर है और नीचे वाला जो काटा मैंने ये 4 आ गया, तो ऊपर वाला कितना बचेगा, 20 - 4। समझ पा रहे नहीं कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे हम आसानी से, बहुत आसानी से निकाल देंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्या निकालते हैं मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो AB जीवा द्वारा, मैं हल कर रहा हूं सवाल, जीवा द्वारा बने, ठीक है, लघु वृत्तखंड, ठीक, का क्षेत्रफल जो होगा बेटा वो होगा 90 डिग्री वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। AOB का क्षेत्रफल निकालने का तरीका हम बताएंगे अभी, का क्षेत्रफल अभी भी निकाला था, एक तरीका वो भी था, लेकिन सिंपल से भी करेंगे, दोनों तरीके से करेंगे। तो ये एक योजना है सवाल को हल करने की, पहले यही काम करेंगे है ना, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आप निकालो 90 डिग्री वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। 90 डिग्री कोण वाले, यहाँ पे भी शब्द कोण इस्तेमाल होना चाहिए था, लिख लेना यहाँ पे कोण, है ना, कोण 90 डिग्री कोण वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 होता है, तो 90/360 इंटू पाई R स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू रख लो, आर कितना दिया है, 10 दिया है, चेक कर लो, ये दी गई है हमें 10 सेंटीमीटर, 10 × 10, ठीक है मेरे भाई। जब इसे काटने का प्रयास करेंगे तो कटेगा 9 × 4 = 36 4 बार, और ये कटेगा 2 पंजे 10 हो जाएगा, तो 2 यहाँ आ जाएगा, 2 से कटेगा 5 10 आ जाएगा। फाइनली आ जाएगा मेरे पास में 22 × 25/7, ठीक है, और 22 × 25 कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50 की आगे 0, 25 दूनी 50 और 5 45, 450/7, ठीक है, 450/7। और जब 450 नहीं आएगा, 25 दूनी 50 और 55 आ जाएगा यहाँ पे। जब 7 से काटेंगे तो 7 7 7 49 बचे 6, 7 8 56 बचे 4, दशमलव लगा लो, 7 फिर आगे बचे 4, 7 7 पंजे 35, ठीक है आपके पास में। तो आगे बचे कितने, इतना रख लो, इतना ही है, तो ये आ गया हमारा 78.5 वर्ग सेंटीमीटर, ये तो त्रिज्य खंड का आ गया। अब आप इस एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज जो हमारा AOB है का क्षेत्रफल निकालने का शॉर्टकट तरीका क्या आता है, 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा, तो 1/2 R की वैल्यू है 10 × 10, ठीक है ना, यही है ना 10 × 10 ही, हाँ 10 × 10 ही आ जाएगी आपके पास में। और इसको एक बार भाग 7 तक जाएगा आगे, क्योंकि 6 बचता था ना, 7 7 49 50 बस, हाँ 7 49, तो इतना आएगा, यानी कि यहाँ पे लिख लो 57 वर्ग सेंटीमीटर, 78 दशमलव
78.57 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा साइन थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान टेबल से अगर चेक करें त्रिकोणमिति वाली तो 1 होता है, तो हो गया खत्म। ये कटेगा 5 बार तो आ जाएगा कितना, 50 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें निकालना किसका था, हमें निकालना था इस लघु वृत्तखंड का, मतलब इस योजना में हमें इसको रखना है। तो मेरे भाई अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो मेरे भाई ये कितना आ जाएगा, चेक कर लें। जगह मुझे कम बची है तो मैं रफ कर लूं, इसी को रफ कर लूं मैं, ये वाला नोट कर लो आप, ठीक है। ये जो ये चीज ध्यान रखना है कि ये वाला तो हमारे पास त्रिज्य खंड का है, तो कितना है 78.57, और भाई इसका कितना, त्रिभुज का कितना है 50, बस 50 ही है वर्ग सेंटीमीटर, तो वो तो है ही है। तो अगर मैं बढ़ूं आपके पास में निकालने का प्रयास करूं कितना, ठीक है, क्या कि जो मेरे पास में है ए बी यानी कि यही बस चल रहा है काम, यहाँ से इसको हटा लो, इससे बंदी ग्रह से बाहर निकाल लो, इसको जो है थोड़ा सा इसको लगेगा कि अब हाँ मैं बाहर आ गया, मैं सवाल हल कर रहा हूँ, ये है ना, ओके चलिए। तो इसका कितना निकाला हमने भी 78.57, इसका निकाला हमने 50, तो घटाएंगे तो 28.57 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ये आ गया हमारा लघु का, है ना। तो ये जो लघु का आया है, अब हम निकालेंगे अगर दीर्घ का, तो दीर्घ ऐसे नहीं लिखा जाता यार, ऐसे लिखा जाता है ना, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो रहेगा वो कितना रहेगा, वो रहेगा वृत्त का क्षेत्रफल जो पूरा वृत्त है ना, माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर, माइनस ये हमने निकाला ही है 28.57, यह आ जाएगा बाई, इसकी वैल्यू को कितना 3.14 गुणा 100 कर लो ना, इसको थोड़ा आसान रहेगा, माइनस 28.57, तो यह आ जाएगा मेरे पास, इसको करेंगे 314 माइनस 28.57, तो घटा लो साइड में ले जाकर कहीं भी, 314.00 में से घटाना है 28.57, तो आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा आपके पास में 14 में से गया नहीं, 13 में से 8 गया 5, और यहाँ पे आ जाएगा 10 में से 8 और 285.43 वर्ग सेंटीमीटर जो है वो दीर्घवृत्त का आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 85 आएगा, क्या गड़बड़ कर दिया हूँ कुछ, देख लो ना, चेक कर लो कि यहाँ पे 13 में से 8 जा करके कितना बचता है, 5 ही बचता है। तो हमने कहीं मिस्टेक कर दी कि पाई आर स्क्वायर, तो ये है ही है, क्योंकि 235 आ रहा है भाई का, 235 कैसे आ जाएगा 235 यार, घटाने में गड़बड़ किया है क्या कहीं, यहाँ से दाई यहाँ आई थी, तो यहाँ बचा था आपका कितना 8 ही आएगा, 285.57, तो भाई कहीं इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हमने करी है, आप लोग भी देखो मैं भी देख रहा हूँ, नहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं यार, ठीक तो है, सब ठीक है, वो हमने ही गलती की थी अपने जब करते समय, वो ठीक है, ओके है, फाइनल है। तो ये आपका क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, है ना। अब देखिए मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और वो भी अच्छा एक मिनट ऐसा थोड़ा ही ना होगा। अब हम बात करते हैं, अभी हमने इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकाला बड़े शॉर्टकट तरीके से निकाल दिया, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल भी निकाला, तो मैं अगर वो ट्रिग्नोमेट्री वाला तरीका लगा के निकालूं तो कैसे निकलेगा, देखो दिखाते हैं, वो भी दिखाते हैं, है ना, आपके पास में उससे भी दिखाते हैं क्या बनेगा। देखो इसको AOB को अलग से उठा लो, जो त्रिभुज हमारा AOB है उसको अलग से उठा लो, AOB, ये A है नहीं यार, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे O है, तो ये 90 डिग्री कोण है, ठीक है ना आपके पास में। अब ध्यान दे, ये तो 10 है, अब ध्यान दे, देखो हमें क्या चाहिए, अगर ये 90 है तो भाई ये एक इस 90 बनाने वाली ये तो लंब हो जाएगी, ये लंब अगर हो गई आपके पास में, और ये आपकी आधार हो जाएगी, है ना, क्योंकि 90 के सामने वाली तो कर्ण होती है
है ना, और आपको ये भी पता है कि ये भी 10 सेंटीमीटर ही है ना। तो बस अब करना क्या, इसे निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ए और बी का क्षेत्रफल वो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना रहेगा, आधार हमारा है कितना 10 ही है, और 10 ही है, चेक कर लो, वो तब भी वो इतना निकलेगा 50 ही निकलेगा, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस मेन कॉन्सेप्ट इज दैट कि आपको त्रिभुज ए और बी का क्षेत्रफल निकालना है। एनसीईआरटी से जिसने किया होगा उनको मैंने वहाँ बहुत बहुत तरीके बताए, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ ज़्यादा किए गए होंगे। यहाँ क्वेश्चंस कम कर रहे हैं तो मुझे भी लग रहा है कि मैं चीज़ें कम बता रहा हूँ, लेकिन नहीं, पर्याप्त हैं। अगर आपने पहले भी कर लिए हैं तो ये पर्याप्त है, जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, अब जो तीसरा सवाल है वो भी दूसरे के तरीके से ही, मुझे सवाल मिल ही नहीं रहे इसके अंदर, क्योंकि जो बड़े सवाल हैं वो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे, कॉम्बिनेशन वाले सवाल, है ना, आपके पास में, क्योंकि ये वृत्तखंड का पोर्शन था। तो वृत्तखंड में जितने सवाल बनते हैं वो मैं लेके आया हूँ, त्रिज्यखंड के इससे पहले करा दिए। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को लेकर के जो सवाल होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तो ये अंतिम सवाल है इस वीडियो का, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़्यादा दमदार सवाल दिखाई देंगे। देखो क्या कह रहा है, वही सवाल है जो अभी किया है मैंने, कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, अच्छा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का है या 30 सेंटीमीटर व्यास का है, बात तो एक ही है, हाँ समझने का फिर है। एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो लघु और दीर्घवृत्त खंडों के क्षेत्रफल निकालो। सेम टू सेम क्वेश्चन जो अभी मैंने करवाया है आपको दूसरे नंबर का। तो एक वृत्त अगर मैं बना लूं, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो इसकी एक जीवा है मेरे पास, ये सपोज कर लो ए बी, और ये केंद्र पे जो है मेरे पास एंगल बना रही है इतना 60 डिग्री का। तो मुझे लघु वृत्तखंड तो मेरा ये बनेगा, ठीक है, और दीर्घ बाद में निकाल लेंगे। तो अब देखो ध्यान से, तो मैं जो हमें दिया है सबसे पहले r इज इक्वल टू, मैं हल कर रहा हूँ सवाल को, ये भी मैं लिख लें, ये लिख लिया करो शुरू में 15 सेंटीमीटर, एंड साथ ही साथ थीटा इज गिवन 60 डिग्री, है ना। तो देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो बनेगा, क्षेत्रफल जो बनेगा बेटा, वो क्या बनेगा, वो बनेगा जो त्रिज्या खंड है, यानी कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ये तो बनेगा, नहीं बनेगा, बस मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। अब थीटा अपॉन 360 का मतलब कितना है कि 60 अपॉन 360 गुणे 22/7 इंटू आर की वैल्यू मेरी कितनी है 15, 15 गुणे 15 माइनस इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये तो फॉर्मूला होता है, ओके। या इसको अभी ऐसे ही लिख लो ना, फॉर्मूले को थोड़ा सा फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लो, ताकि अजीब ना लगे कि थीटा अपॉन 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, है ना आपके पास में। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू रखूंगा तो 60/360 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 22/7 दी है, हाँ ठीक है, इन्होंने कहा कि 3.14 यूज कर लो, कितनी यूज कर लो, सवाल में कहा है कि जो पाई की वैल्यू है वो यूज करनी है 3.14, और साथ साथ कहा एक चीज और है, √3 अगर कहीं दिखाई देगा उसकी जगह 1.732 इस्तेमाल कर लेना और फिर आंसर बताना, कोई बात नहीं है, बना लेंगे। तो 3.14 गुणे 15 माइनस 1/2 आर की वैल्यू है 15 गुणे 15 और साइन 60, ठीक है जी, हल कर लो, ये कटेगा पूरा 6 बार, और 3 दूनी 6, 3 पचे 15, है ना आपके पास में, या ना काटो तो बढ़िया है मेरे हिसाब से, क्योंकि 15 गुणे 15 हर जगह से कॉमन आ जाएगा, तो मत काटो इसको, 6 बार इसको तो काट लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको अभी ऐसे ही रहने दो, ये 15 ही रहने दो, इसको ऐसा मत करो, तो क्योंकि देखो 15 गुणे 15 यहाँ भी है, तो कॉमन निकाल लेते हैं, 15 गुणे 15 यानी कि 225 कॉमन निकल आएगा, अंदर बचेगा यहाँ 3.14/6 माइनस साइन थीटा की वैल्यू होती है √3/2, तो यानी कि √3/2, और 1 2 पहले से है ही, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब भाई साहब पहले चिल्ला चुके हैं, मुझे बता चुके हैं कि गुरुजी 3.14 आप जो का तो रखो बटे 6, कि गुरुजी इसका मान जो है वो ये है, कोई बात नहीं, 1.732 यहाँ रख देंगे, बटे 4 आ जाएगा यहाँ पे,
आपके पास में। तो जब इसको हल कर लेंगे मेरे भाई बड़े प्यार से, ठीक है, तो आपका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 20.43। इसको हल कर लेना आपको गुरुजी, बहुत आसान काम आपके लिए है मेरे भाई। इसको जब सॉल्व करेंगे 20.43 आ जाएगा। पेपर आपको देने, प्रैक्टिस आपको करनी है, कैलकुलेटर का यूज करके मत कर लेना। बड़ा आसान है इसको सॉल्व करना। क्या करना है आपको, 6 से इसको भाग कर लेना, 7 से इसको भाग कर लेना, फिर इसको घटा लेना है, ये बताने की बातें हैं क्या, और फिर इनकी गुणा कर लेना। आपका 20.43 100% आएगा। अगर मैं इसको यहाँ करने बैठूंगा तो आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी, आपका भी डाटा ज़्यादा लगेगा और मेरे को भी समय लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा लघु वृत्तखंड का। लेकिन अगर हमें दीर्घ का निकालना पड़ जाए, हमें किसका निकालना है, दीर्घ का, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो मेरे भाई कितना आ जाएगा जरा बताओ। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कितना जो निकाला 20.43। यह आएगा पाई की वैल्यू 3.14 गुणे आर की वैल्यू है 15 गुणे 15 और माइनस 20.43, ठीक है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई ये आ जाएगा आपका 686.06, मतलब इसकी गुणा करके, चलो मैं स्टेप वाइज कर देता हूं, इसकी गुणा करके जो आपको प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 706.5, 706.5 इसकी गुणा करके इसकी माइनस 20.43 इसमें से करोगे तो भाई घटाने के बाद में आपको प्राप्त हो जाएगा 686.06, 686.06 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपका आ जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो बेटे ये कुछ क्वेश्चंस रहे हैं आपके जो वृत्तखंड पर आधारित थे। इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर मैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो बोर्ड में चित्र बने हुए आते हैं, आपने देखा होगा, वो वाले क्वेश्चंस कराऊंगा। तो इतना अच्छे से कर लोगे तभी आगे समझ में आएगा। आज इतना रखते हैं, धन्यवाद।